Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. If you like our videos then please do like, share and subscribe our channel. आप हम लोगों से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी MCQs, एक्सप्लेनेशन वगैरह और जो भी लॉ के फील्ड में रिसेंट नोटिफिकेशंस या वैकेंसीज़ आती रहती हैं उन सभी चीज़ों की डिटेल्ड PDF हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट्स जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लाई है अनअकैडमी की जुडिशियरी क्लासेस, जिसके अंदर आपको जुडिशियरी के बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी हर रोज़, वो भी फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट एडुकेटर्स। यहाँ पे डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज चलती है एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को। लाइव क्लासेस के लेक्चर्स भी आपको PDF के फॉर्म पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मिलेंगी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट और क्विजेस। आपको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी जुडिशियरी के लिए। आप अनअकैडमी जुडिशियरी के क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लस क्लासेस, जहाँ पे एक मंथ का प्राइस हो जाएगा 6,875, 3 मंथ्स का हो जाएगा 17,188, 6 मंथ्स का 27,500, 12 मंथ्स का 37,813, 18 मंथ्स का 46,406 और 24 मंथ्स का हो जाएगा 55,000। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो कोड LNK10 डालना ना भूले, उससे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और आप अनअकैडमी जुडिशियरी को YouTube और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट। 41 के पहले वाला सभी सेक्शंस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग जाके जल्दी से उसे देख लीजिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ, जो कि सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से स्टार्ट हो रहा है। Section 41 of the Act talks about transfer by ostensible owner, where with the consent express or implied of the persons interested in immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration. The transfer shall not be voidable on the ground that the transferor was not authorized to make it, provided that the transferee, after taking reasonable care to ascertain the transferor had power to make the transfer, has acted in good faith. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ओस्टेंसिबल ओनर का मतलब क्या होता है। ओस्टेंसिबल ओनर का मतलब है जिसके पास रियल ओनर के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी पावर्स होते हैं, लेकिन वो रियल ओनर नहीं होता है। Okay, that person is not the real owner but he has all the characteristics of the real owner. उसको हम लोग कहते हैं ostensible owner। तो इस सेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांसफ़र, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफ़र वॉइडेबल नहीं होगा सिर्फ इस वजह से कि ट्रांसफरर ऑथराइज्ड नहीं था उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, नाउ The thing is, ये जो सेक्शन है, now this section is subjected to the provisions of the Benami Transactions Prohibition of the Right to Recover Property Act 1988। तो इस बेनामी ट्रांजैक्शन के एक्ट के सब्जेक्टेड में ये होता है कि ये जो ओस्टेंसिबल ओनर है यही रियल ओनर बन जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट इन केसेस where he is a co-parsoner in a Hindu undivided family or a trustee standing in a fiduciary capacity। इसका मतलब है कि इन दोनों केसेस में जो ओस्टेंसिबल ओनर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। किन दो केसेस में?
where he is a co-parsoner in a Hindu undivided family or a trustee standing in a fiduciary capacity. Now moving to our next section, that is section number 42. It talks about transfer by person having authority to revoke former transfer. Where a person transfers any immovable property reserving, उसके पास ये पावर रिजर्व रहेगा. किस चीज़ का पावर? रिजर्विंग पावर टू रिवोक द ट्रांसफर एंड सब्सिक्वेंटली transfers the property for consideration to another transferee. Okay, such transfer operates in favor of such transferee subject to any condition attached to the exercise of the power as a revocation of the former transfer to the extent of the power. इस सेक्शन को हम लोग और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं with the help of the illustration which is given with this section. तो आइए देखते हैं कि illustration में क्या कहा गया है. A lets a house to B and reserves power to revoke the lease if, in the opinion of a specified surveyor, B should make a use of it detrimental to its value. ओके, तो इतना तक समझ लेते हैं कि A ने B को एक घर किराए पे दिया और उसके पास ये पावर उसने रिजर्व करके रखा है कि वो इस लीज को रिवोक कर सकता है अगर कोई स्पेसिफाइड सर्वेयर के ओपिनियन में ये समझा जाएगा कि बी ने उस घर को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि उस घर का वैल्यू गिर रहा है, डेट्रीमेंट हो रहा है. ओके, आफ्टरवर्ड्स ए थिंकिंग that such a use has been made lets the house to C. This operates as a revocation of B's lease subject to the opinion of the surveyor to B's use of the house having been detrimental to its value. तो A को जब सर्वेयर का ओपिनियन पता चला तो उसने क्या किया कि A ने अपने घर को C को किराए पे दे दिया. ठीक है, तो जैसे ही ए ने अपने घर को सी को किराए पे दे दिया वो क्या ऑपरेट करने लगेगा? एज द रिवोकेशन ऑफ बीज लीज, यानी कि बी को उसने जो किराए पे दिया था वो उसी वक्त रिवोक हो जाएगा जिस वक्त ए ने सी को उस सेम घर को किराए पे दे दिया. ठीक है, क्यों किया ए ने ऐसा? क्योंकि उसके पास ये पावर रिजर्व था कि अगर कोई स्पेसिफाइड सर्वेयर ये ओपिनियन देता है कि बी उस घर को उस हद तक यूज़ कर रहा है कि उस घर की वैल्यू गिर रही है, तो ए के पास वो पावर रहेगा कि वो उस लीज को रिवोक कर सके. ठीक है, और जैसे ही उसने सी को घर किराए पे दे दिया, बी को जो उसने किराए पे दिया था वो उसी वक्त रिवोक हो जाएगा. दिस इज़ अ वेरी इजी सेक्शन. ओके, now moving to our next section, that is section 43. Now this section is very important. This section talks about transfer by unauthorized person who subsequently acquires interest in the property transferred. इस पर्टिकुलर सेक्शन को यानी कि सेक्शन 43 को हम लोग फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो आइए देखते हैं कि सेक्शन में क्या कहा गया है. व्हेन अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली represents that he is authorized to transfer certain immovable property and professes to transfer such property for consideration, such transfer shall, at the option of the transferee, operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract subsists. Nothing in this section shall impair the right of transferees in good faith for consideration without notice of the existence of the said option. तो इसका मतलब है कि जिस इंसान के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल या इंटरेस्ट नहीं है वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है. लेकिन अगर उसने ऐसा किया और अगर वो अनऑथराइज्ड है उस ट्रांसफ़र को करने के लिए और फ्यूचर में
उसको वो अथॉरिटी मिल जाती है कि वो उस सेम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको उस प्रॉपर्टी का टाइटल भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो प्रीवियसली उसने जो ट्रांसफ़र किया था फ्रॉडुलेंटली या फिर इरोनियसली, वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र एकदम वैलिड हो जाएगा और वो बाद में उस चीज़ से स्टॉप नहीं कर सकता है, यानी कि वो बैकआउट नहीं कर सकता है कि जब मैंने ये ट्रांसफ़र किया था तब तो मैं ऑथराइज्ड ही नहीं था ये ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली अपने आप को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक रिप्रेजेंट किया था। चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं तो कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 43। A Hindu who has separated from his father B sells to C 3 fields X, Y and Z, representing that A is authorized to transfer the same. Of these fields, Z does not belong to A, it having been retained by B on the partition. But on B is dying, A as hire obtains Z. C, not having rescinded the contract of sale, may require A to deliver Z to him. इसका मतलब है कि A जो एक हिंदू है वो अपने फादर B से सेपरेट हो चुका है और उसने C को 3 ज़मीन बेची है X, Y एंड Z, ये दिखाते हुए, ठीक है, दिखाते हुए मतलब फ्रॉडुलेंटली ये दिखाते हुए कि A वो ट्रांसफ़र करने के लिए ऑथराइज्ड है। लेकिन इन तीनों फील्ड में से X, Y और Z में से जो Z वाला फील्ड है वो A को बिलोंग नहीं करता है। वो जब A ने जब C को वो तीनों फील्ड बेची तब Z वाला जो फील्ड था वो तब भी उसके फादर के पास यानी B के पास ही था और जब B मर गए यानी कि जब उनके फादर का डेथ हो गया तो A एज लीगल हेयर उनको ऑटोमेटिक Z मिल गया, यानी कि जो Z फील्ड है वो उनको ऑथराइजेशन मिल गया, वो उस फील्ड के मालिक बन गए, ठीक है। तो अभी जो C है उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रिसाइंड नहीं किया है, तो इसके बिना पर क्या होगा कि वो A को बोल सकते हैं कि अब जब तुम मालिक बन चुके हो यू हैव टू डिलीवर द फील्ड Z टू मी, यानी कि C को वो फील्ड जो Z है A को डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रीवियसली वो फील्ड फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली रिप्रेजेंट किया था कि वो ही तीनों फील्ड का मालिक है। और अब जब वो सच में मालिक बन चुका है तब वो प्रीवियस जो ट्रांसफ़र था उससे वो बैकआउट नहीं कर सकता है, उससे वो स्टॉप नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 44, ट्रांसफर बाय वन को-ओनर। आइए देखते हैं इस सेक्शन में क्या कहा गया है। वेयर वन ऑफ 2 or more co-owners of immovable property legally competent in that behalf transfers his share of such property or any interest therein, the transferee acquires as to such share or interest, and so far as is necessary to give effect to the transfer, the transferor's right to joint possession or other common or part enjoyment to the property and enforce a partition of the same, but subject to the conditions and liabilities affecting at the date of transfer the share or interest so transferred. Now, where the transferee of a share of a dwelling house belonging to an undivided family is not a member of the family, nothing in this section shall be deemed to entitle him to joint possession or other common or part enjoyment of the house. इस सेक्शन का मतलब ये है कि जो को-ओनर है वो अगर अपना शेयर, अपना हिस्सा ट्रांसफ़र करता है तो जो ट्रांसफरर है वो
ट्रांसफरी की जगह ले लेता है, ठीक है। तो एज सच द ट्रांसफरी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द कॉमन एंजॉयमेंट ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी टुगेदर विथ अदर को ओनर्स। और जो ट्रांसफरी है वो ट्रांसफरर की जगह ले लेता है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफरर का शेयर था, हिस्सा था, वो सिर्फ उसी हिस्से तक ही एंटाइटल रहेगा। और अगर ट्रांसफरर का कोई भी राइट्स या लाइबिलिटीज़ है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जो ट्रांसफरी है उस वो राइट और लाइबिलिटीज़ उसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द ट्रांसफरी स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक है। और जैसा कि को ओनर अगर कोई पार्टीशन के लिए एंटाइटल्ड होगा तो वो ट्रांसफरी का भी राइट बन जाएगा उस पार्टीशन को इन्फोर्स करने के लिए या फिर पार्टीशन के लिए डिमांड करने के लिए अगेंस्ट द अदर को ओनर्स। लेकिन इस सेक्शन में एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर ट्रांसफरी को किसी रेसिडेंशियल हाउस का शेयर मिल जाता है जो कि एक जॉइंट फैमिली ओन करती है उस रेसिडेंशियल हाउस को, तो उसको वो जो कॉमन एंजॉयमेंट वाला जो राइट है या फिर पोजीशन है वो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई ट्रांसफरर जो कि एक अनडिवाइडेड फैमिली में रहता है, एक रेसिडेंशियल हाउस में रहता है जहाँ पे एक अनडिवाइडेड फैमिली रहती है, तो वो अपना शेयर दे सकता है, लेकिन जो ट्रांसफरी है उसको उस शेयर का एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा और पोजीशन भी नहीं मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 45, दैट इज जॉइंट ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन। आइए देखते हैं कि इस सेक्शन में क्या कहा गया है। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन टू two or more persons and such consideration is paid out of fund belonging to them in common, they are in the absence of a contract to the contrary respectively entitled to interest in such property identical as nearly as may be with interest to which they were respectively entitled in the fund. And where such consideration is paid out of separate funds belonging to them respectively, they are in the absence of a contract to the contrary respectively entitled to interest in such property in proportion to the shares of the consideration which they respectively advanced. तो इसका मतलब है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और उसको दो या फिर उससे ज़्यादा पर्सन खरीदते हैं, और किस चीज़ से खरीदते हैं कि एक फ़ंड से जो कि उन दोनों को ही बिलोंग करता है, कॉमनली इट बिलोंग्स टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो उन लोगों का उस प्रॉपर्टी में कितना कितना हिस्सा हो जाएगा, उतना ही हिस्सा होगा जितना कि वो लोग अपने नाम से उस फंड में से उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए देंगे, ठीक है। और जहाँ पे वो जो पैसा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो अगर सेपरेट फंड से पे आउट किया गया है जो कि उनको बिलोंग करता है, तो क्या होगा, उनको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलेगा किस प्रोपोर्शन के बेसिस पे, प्रोपोर्शन टू द शेयर्स ऑफ द कंसिडरेशन विच दे रिस्पेक्टिवली एडवांस्ड। यानी कि एक जन ने अपने पर्सनल फंड में से 40% पैसा दिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और एक जन ने अपने पर्सनल फंड में से 60% फंड दिया प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो उन्होंने जितना जितना फंड अपने पर्सनल जितना पैसा अपने पर्सनल फंड में से स्पेंड किया है, दैट इज़ 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, उनको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में उतना ही इंटरेस्ट और ऑथोरिटी मिलेगा। ओके, इसका एक प्रोवाइसो भी है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू द इंटरेस्ट इन द फंड टू विच दे वेयर रिस्पेक्टिवली एंटाइटल्ड as to the shares which they
respectively advanced, such persons shall be presumed to be equally interested in the property. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ नहीं है कि जिससे पता चले कि जो फंड है उसमें किसका कितना हिस्सा है, ठीक है, तो ट्रांसफरियों का कितना हिस्सा है फंड में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये कंसिडर किया जाएगा कि जो कॉमन फंड है उसमें सभी का इक्वल हिस्सा है और जो ट्रांसफरी है they shall be presumed to have equal interest in the property purchased. Okay, I hope this is clear to you all. तो ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप आप सभी लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस video. So that will be all for today. Thank you so much for watching the video, and see you all next time. Till then, take care and bye bye.